नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे गिरोह के लोगों के कामों के पूरा होने का सक्सेस रेट हमेशा 100% रहा है। जब तक कि कोई ये मिशन कैंसिल नहीं करवाएगा तुम आखिर में जरूर मारे जाओगे। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई विरासत बची है तो मेरे नाम करना मत भूलना। इसी समय एक तेज आवाज अचानक हवा में गूंजी और लगभग उसी समय लेफ्ट साइड की खिड़की तुरंत टूट गई। एक गोली सीधे शीशे में लगी। पुष्कर और शामली दोनों ने कार के अंदर से एक दूसरे को देखा। मेरी लग्जरी कार तुम चलाओ। शामली सीधे पैसेंजर सीट पर आ गई। पुष्कर ने अपने गुस्से की परवाह नहीं की और तुरंत जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। वो दोनों बहुत फुर्तीले थे और उन्हें पोजीशन बदलने में केवल 3 सेकंड लगे। शामली पैसेंजर सीट पर बैठी, झुकी और उसने कहीं से एक सिल्वर प्लेटेड छोटी बंदूक निकाली और धीमी आवाज में कहा, ये गोली व्हाइट बोन्स के आदमी की है। तभी उस तरफ से एक और गोली चली और जोरदार आवाज के साथ फिर से एक और खिड़की का कांच टूट गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ध्यान से। पुष्कर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लगभग उसी समय एक गोली पैसेंजर सीट को आर पार कर गई। अगर उसे इस बार गोली लगी तो वह पक्का मर जाती। हालांकि पैसेंजर सीट पर बैठने से उसकी जान जा सकती थी, इसलिए उसने वापस उस सीट पर बैठने की हिम्मत नहीं की थी। इस सब पर ध्यान मत दो, बस आगे देखो। इसके तुरंत बाद एक रिंगटोन बजी। तुम, क्या ये मोबाइल फोन है? हाँ बिल्कुल, ये एक मोबाइल फोन है। तुम्हें क्या लगा कि ये क्या है? हाँ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि एक मोबाइल फोन है। पुष्कर ने उसे अजीब तरह से देखा। अपना फोन निकालकर स्क्रीन देखने लगा तो दूसरी तरफ से फोन कट गया, लेकिन तुरंत फिर ये टेक्स्ट मैसेज आ गया। तुम्हें आधी रात को किसने कॉल किया? गर्लफ्रेंड। शामली ने पुष्कर को सीधे अपनी ओर देखते हुए नोटिस किया और शर्माए बिना नहीं रह सकी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने मैसेज तुम्हें नहीं भेजा है। तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? तुम्हारे दिल में जरा भी दया है या नहीं? हम उस सड़क से आगे गुजर चुके हैं जो स्नाइपिंग के लिए आसान थी और अब मुझे खतरा भी महसूस नहीं हो रहा। कुछ नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहीं पर बैठूंगी और तुम बस गाड़ी चलाओ। थोड़ी देर बाद शामली अचानक चिल्लाते हुए पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई थी और उस पर सोने लगी थी। सुबह होने तक पुष्कर ने आखिरकार कार को विला एरिया के दरवाजे तक पहुंचाया। उठो, हम पहुंच चुके हैं। तुम नहीं चल रही हो क्या? शामली की आंखें थोड़ी खुली। वह दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। सुबह सुबह सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे कि उसका चेहरा एकदम साफ नजर आ रहा था। ठीक है, तुम यहीं सो जाओ, मैं तो जा रहा हूं। पुष्कर ने अपना विला लौटकर समय रहते सबसे पहले नहा लिया और साफ कपड़े पहने। जब वह नीचे आया तो उसने देखा कि शामली उसके सोफे पर लेटी हुई थी। अरे, तुम मेरे घर क्यों आ गई? मेरी नींद खराब मत करो, जाओ यहां से। पुष्कर ने घड़ी पर नजर डाली और उसके पास पहले कॉलेज के जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सड़क पर चलते हुए सुबह कॉलेज की तरफ आ रहे कई क्लासमेट्स की नजर पुष्कर पर पड़ी थी। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ मन ही मन जल रहे थे और कुछ लोग ओवर रिएक्ट कर रहे थे। लगता है मेरे सिल्वर हेयर कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले हैं। यू स्टूडेंट, स्टॉप। गेट पर कॉलेज के डायरेक्टर बांगरू, जिनका बड़ा सा पेट था, उसने दूर से पुष्कर को रोका। वैसे स्कूल में डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज्यादा फेमस था। तुम किस क्लास में हो? ये तुमने बालों को किस तरह से कलर किया है? वो स्टूडेंट जिसको स्कूल के रूल्स और डिसिप्लिन का कोई भी ख्याल ना हो, उसे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैंने बाल डाई नहीं किए हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? ये डाई नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या ऐसा इसीलिए है कि तुम बूढ़े आदमी हो गए हो और तुम्हारे बाल अपने आप सफेद हो गए हैं? गार्ड रूम से गहन सिंह भागते हुए तुरंत बाहर निकले। डायरेक्टर साहब, लड़का नादान है। क्लासेस शुरू होने वाली हैं, क्यों ना सबको इस समय क्लास में जाने दिया जाए और स्कूल के बाद वापस आने पर इस बारे में बात की जाए, है सर? गहन सिंह, इस मामले से तुम्हारा क्या लेना देना है? इसी समय उर्वी भी स्कूल के गेट पर आ गई थी। डायरेक्टर बांगरू बहुत गुस्से में थे। क्या उर्वी पुष्कर को बचाने की कोशिश करेगी? कौन था जिसने पुष्कर को मैसेज किया था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।